के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 DS में सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था, एक एक प्रश्न को जो है हल करके जो है बताया जाएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी माध्यम के लिए क्रांति कोण अल्फा हो तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण बीटा होना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है प्रश्न में कि क्रांति कोण को अल्फा से प्रदर्शित कीजिएगा और आपतन कोण को बीटा से प्रदर्शित कीजिएगा और घटना क्या बताया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब घटता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होता है, अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब आपतन कोण बड़ा होता है किससे, क्रांति कोण से बड़ा होगा, तभी जाकर के यह घटना घटेगा। तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा जो है बीटा बड़ा हो जाएगा अल्फा से। बीटा का नाम क्या है, आपतन कोण, और अल्फा का नाम क्या है, क्रांति कोण। तो यहाँ पर विकल्प नंबर दूसरा जो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़ों से निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन से ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न को हल करके पता किया जाएगा कि इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो प्रश्न में जो दिया गया है, आवेश जो दिया गया है, कितना कूलाम दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर Q बराबर प्रश्न में दिया गया है, Q बराबर प्रश्न में क्या है, 1 × 10⁻⁷ कूलाम जो है आवेश दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। और n का मान इसमें पूछा जा रहा है। n का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है n बराबर होता है Q/E होता है। n का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है, n बराबर जो होता है Q/E। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो n बराबर Q का मान कितना दिया गया प्रश्न में, तो Q का मान 1 × 10⁻⁷ दिया गया है, और बटा E का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये किसका मान है, तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये -19 घात जब ऊपर जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻7 में 19 जो है नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस घात हो जाएगा। अब यहाँ पर बटा में नीचे क्या बचेगा, 1.6 हो जाएगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻19 में से 7 घटा देंगे, तो 19 में से जब 7 घटेगा तो यहाँ पर 12 घात हो जाएगा, और बटा नीचे क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, दशमलव हट जाएगा। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो n बराबर क्या होगा, 10 × 10 के पावर जो है 12 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और 10 से दशमलव इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ दशमलव हटेगा तो यह हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब n बराबर हो गया। अब बताइए यहाँ पर यह 10 है और यह 16 है, तो यहाँ पर यह मान छोटा है और यह मान बड़ा है, तो 1 0 इससे ले लेगा। जब 1 0 इससे ले लेगा तो यह हो जाएगा 100, और 10 के पावर जो है 12 घात था तो यह 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 इसको दे दिया, और बटा में क्या हो जाएगा 16। अब 16 से 100 में जब भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 6.25 × 10 की पावर 11 हो जाएगा। तो इसमें जो n का मान होगा, n का मान क्या आ जाएगा, 6.25 × 10 के पावर 11 जो है इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प देख लेंगे कि विकल्प कौन सा सही होगा। तो यहाँ विकल्प जो देखेंगे, यहाँ पर 6.25 × 10 के पावर 11, इसमें तीसरा वाला विकल्प क्या है, सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर अल्फा कण का जो है पथ होता है, तो अल्फा कण का पथ जब सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कण का बमबारी किया जाता है, जैसे यहाँ पर सोने या चांदी की पतली पन्नी पर आप लोग पढ़े होंगे, जब रदरफोर्ड साहब ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर जब
अल्फा कणों का जब बमबारी किए थे तो बहुत से ऐसे अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या हो गए, सीधे आर पार हो गए, और बहुत से ऐसे अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। तो ये विक्षेपित होने वाला जो पथ होता है, इस पथ का नाम क्या होता है, तो इस पथ का नाम हो जाएगा अतिपरवलयकार। क्या कहते हैं, अतिपरवलयकार। इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें जो है चौथा नंबर का ऑप्शन जो देख रहे हैं, अतिपरवलयकार जो है आकृति बनेगा, इसलिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अल्फा कण का पथ कैसा होता है, तो अतिपरवलयकार होता है। इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। अगला करनी में एलसी का मात्रक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो करनी में एलसी का क्या मात्रक होगा। पहला दिया गया सेकंड, दूसरा हेनरी, तीसरा फैराड और चौथा एम्पियर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक एक लाइन जो है आपको सिखाया जाएगा कि करनी में एलसी का मात्रक, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है अनुनाद आवृत्ति का सूत्र आपको याद रखना है। अनुनाद आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, यफ बराबर सूत्र होता है, यफ बराबर 1/2 पाई करनी में एलसी होता है, एलसी। ये किसका सूत्र है, अनुनाद आवृत्ति का सूत्र होता है 1/2 पाई करनी में एलसी। अब इसका मात्रक पूछा गया है एलसी, करनी में एलसी का क्या मात्रक होगा। तो अब जो ये नीचे वाला मान जो देख रहे हैं करनी में एलसी, इसको ऊपर भेज देंगे तो यहाँ बन जाएगा करनी में क्या बन जाएगा, यहाँ पर एलसी बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ नीचे लिखेंगे 2 पाई हो जाएगा, और बगल में नीचे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ का क्या नाम है, आवृत्ति है। एफ का क्या नाम है, आवृत्ति इसको कहा जाता है। और आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर आवृत्ति एफ बराबर होता है 1 आवर्त काल होता है। आवृत्ति का सूत्र क्या है, 1 आवर्त काल। आवर्त काल की व्युत्क्रम ही आवृत्ति कहलाता है। अब यहाँ एफ को बदल दिया जाएगा, तो करनी में क्या बनेगा, यहाँ पर करनी में एलसी बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ लिखेंगे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, और एफ के जगह पर 1/t, और टी का क्या नाम है, आवर्त काल। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 1/t हो जाएगा। जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर चला जाएगा। क्या बनेगा, करनी में बनेगा एलसी बराबर हो जाएगा, टी सबसे ऊपर गया तो टी बटा नीचे बचेगा 2 पाई। क्या बनेगा, t/2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है करनी में एलसी का जो है मात्रक क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में एलसी का मात्रक। अब करनी एलसी का जो है मात्रक बराबर क्या बन जाएगा, t/2 पाई का लिखेंगे यहाँ पर का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर टी का नाम क्या है, समय है, आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड, और 2 पाई का मात्रक नहीं होगा। यहाँ पर पाई जो है अंक, पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, ना अंक का कोई मात्रक होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ गया, सेकंड। देखिए यहाँ पर करनी में एलसी का मात्रक अगर निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अनुनाद आवृत्ति का सूत्र लिखेंगे, और ये जो नीचे है इसको ऊपर कर लीजिएगा और एफ को नीचे कर लीजिएगा, और एफ को बदल देंगे 1/t, तो 1/t हो जाएगा आवर्तकाल, और आवर्तकाल को ऊपर भेज देंगे तो t/2 पाई हो जाएगा। और t का मात्रक क्या होता है, सेकंड, मतलब आवर्तकाल टाइम है, और टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसमें करनी में एलसी का मात्रक क्या है, सेकंड होगा। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, तो देखेंगे यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड जो है करनी में एलसी का क्या है, मात्रक है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो यहाँ पर पीएन संधि डायोड के में जो अवक्षय परत होते हैं, तो अवक्षय परत किसे कहते हैं, एक पी संधि होता है, और यहाँ पर बगल में क्या होता है, एन संधि होता है। पी संधि में जो होता है उसके अंदर कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर होते हैं, और इनके अंदर जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं, और विनाश करके वहाँ पर एक परत बनाते हैं, और उस परत का नाम होता है अवक्षय परत। जब अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो अवक्षय परत जब बनेगा तो ये इसमें का कोटर, इसमें का इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं, और यहाँ अवक्षय परत बनाते हैं, और एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, विनाश कर लेते हैं।
तो यहाँ पे न तो कोटर होगा न ही ये क्या होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, विनाश कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। न उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं न उनके अंदर क्या होते हैं, कोटर होते हैं। जब भी अवक्षय परत बनता है तो दोनों कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को विनाश कर लेते हैं, तभी जाकर के अवक्षय परत बनता है। तो इसलिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रो तरंगे। तो माइक्रो जो तरंगे होते हैं वह न्यूनतम आवृत्ति वाले जो होते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो है पूरा जो है बताया गया। अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक एक प्रश्न को जो है हल करके बताया जाएगा और एक एक लाइन जो है आपको सिखाया जाएगा। जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा आप सभी लोग जो है कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि किसी 10 के पावर -5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है दो मान दिया गया है। पहला मान जो दिया गया है 10 के पावर -5 टेस्ला दिया गया है और दूसरा मान जो दिया गया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिया गया है। तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है बी का मान जो है दिया गया है बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कितना मान दिया गया है 10 के पावर -5 जो है टेस्ला जो है मान इसमें दिया गया है। तो बी का मान पहले नोट कर लेंगे। बी का मान क्या है 10 के पावर -5 जो है टेस्ला है और दूसरा जो मान दिया गया है यहाँ पर ऊर्जा दिया गया है। ऊर्जा मतलब ई बराबर जो दिया गया है 10 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिया गया है। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊर्जा को जो है जूल में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ई बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 उतर जाएगा और ई का मान हो जाएगा यहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम से गुणा कर लेंगे तो यह बन जाएगा जूल में बन जाएगा। और यहाँ पर जो अगला लाइन बनेगा ई बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 के पावर यहाँ एक घात है तो एक घात में से 19 घात कम हो गया तो 1.6 गुणे 10 के पावर -18 घात हो जाएगा और यह हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो ये किसका मान निकला, ऊर्जा का। अब यहाँ ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर ऊर्जा का सूत्र अगर देखेंगे तो 1/2 mv का स्क्वायर हो जाएगा। mv का स्क्वायर बराबर कितना आया 1.6 गुणे 10 के पावर -18 जूल है। अब यहाँ दो को जो है यहाँ पर भेज देंगे, 2 इसके पास चला जाएगा तो mv का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -18 हो जाएगा। 16 में 2 का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर mv का स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32 3.2 गुणे 10 के पावर -18 हो जाएगा। अब यम को नीचे भेज देंगे तो यम का मान जब नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा, एक एक लाइन समझिएगा। v स्क्वायर बराबर 3.2 गुणे 10 के पावर जो है -18 और बटा में नीचे जो बनेगा नीचे चला गया यम और यम का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान भरेंगे इसमें तो v स्क्वायर बराबर होगा 3.2 गुणे 10 के पावर -18 बटा हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। ये किसका मान भरे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर 31। अब ये -31 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा v स्क्वायर बराबर और यहाँ का दोनों का दशमलव बराबर है तो दशमलव हटा देंगे, क्या बनेगा 32 और गुणे 10 के पावर क्या है -18 में 31 जो है प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे बटा में क्या बचेगा, नीचे बचेगा 91। अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, v का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा और 10 के पावर जो है 31 में से 18 निकल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 घात बटा जो है 91 हो जाएगा। अगला लाइन जो बनेगा v का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा और इसमें से एक जीरो इसको दे देगा। क्यों एक जीरो देगा, क्योंकि 91 से भाग जो है नहीं जा पाएगा क्योंकि छोटा अंक है। एक जीरो इसको दे देगा, 10 के पावर बनेगा 12। अब यहाँ बटा 91 हो जाएगा। अब 91 में भाग कर देंगे, 91 में जो 320 का जब भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 3 दशमलव, भाग देने पर 3.516 गुणे 10 के पावर जो है 12 है। वर्ग जब हटेगा तो v बराबर करनी लग जाएगा और करनी में कितना लिखेंगे
3.1 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसमें से जो है वर्गमूल बाहर करेंगे, जब इसका वर्गमूल बाहर आएगा तो 3.516 का वर्गमूल कितना होता है 1.875 गुणे 10 के पावर ये 12 है तो ये 10 के पावर 6 हो जाएगा और वेग कितना आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर तो वेग का मान निकला है, लेकिन यहाँ पर वेग का मान नहीं पूछा गया है, इसमें त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो अब यहाँ पर त्रिज्या का जो है सूत्र लिखेंगे। त्रिज्या का सूत्र क्या है, आर बराबर होता है यम भी अब बटा क्या होता है क्यूबी, यम भी बटा क्या होता है क्यूबी। अब यहाँ पर यम का मान भरेंगे, भी का मान अभी जो निकाला गया वह मान भरेंगे और क्यू का मान भरेंगे और बी का मान प्रश्न में दिया गया है। सबका मान भर करके यहाँ पे हल करेंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर अगर यम का मान भरते हैं तो यम का मान कितना रखाएगा यहाँ पर, तो यम का मान जो है 9.1 क्या रखेंगे 9.1 गुणे 10 के पावर -31 और गुणे भी का मान कितना निकला है 1.875 और गुणे 10 के पावर 6 घात है पूरे का बटा हो जाएगा और क्यू का मान कितना है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम और बी का मान प्रश्न में दिया गया था 10 के पावर -5 जो है टेस्ला। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको जब हल करेंगे 9.1 का गुणा 1.875 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा यहाँ पर 17.0625 आ जाएगा और 10 के पावर यहाँ पर 6 में से 31 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है बचेगा -25 घात हो जाएगा पूरे का बटा और यहाँ पर बचेगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और -5 मिलकर के -24 घात हो जाएगा। ये 24 घात ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे हल कर लेंगे और यहाँ से इसको भाग करेंगे तो भाग देने पाएगा 10 दशमलव कितना आएगा 10.66 आएगा और गुणे 10 के पावर -24 ऊपर जाके घट जाएगा तो 25 में से जब 24 घटाएंगे तो -1 घात हो जाएगा। -24 ये -25 और ये +24 हो जाएगा तो 24 में से 25 जाएगा -1 हो जाएगा और एक स्थान दशमलव और आगे बढ़ जाएगा तो 1.066 मीटर इसमें आंसर हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको समझाया गया। जहां भी आपको दिक्कत है आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न है वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर दो प्रश्न हैं, वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता की जो है परिभाषा लिखना है। तो कैसे यहाँ पर परिभाषा को लिखा जाएगा, बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको परिभाषा भी क्या होगा याद हो जाएगा। अब यहाँ पर वैद्युत चालकता की परिभाषा क्या है, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यहाँ पे नोट कर लेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। कितना आसान है, वैद्युत चालकता कहते हैं। बस एक बार पढ़ लीजिए परिभाषा याद। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, लिखेंगे इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। अगर सूत्र लिखने के इसका वैद्युत चालकता का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे वैद्युत चालकता बराबर सूत्र होता है वैद्युत चालकता बराबर होता है 1 प्रतिरोध। 1 क्या होता है प्रतिरोध। किसका सूत्र लिखे हैं, वैद्युत चालकता का। परिभाषा कितना आसान है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ बटा में प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जी से। जी बराबर क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। तो जी बराबर 1/r जो है इसका क्या है सूत्र हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता की परिभाषा बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा याद हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न है
विशिष्ट विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे विशिष्ट चालकता। अब यहाँ लिख लेंगे विशिष्ट जो है चालकता किसे कहते हैं। ये भी परिभाषा जो है बहुत आसान है। विशिष्ट जो है चालकता की परिभाषा, यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे विशिष्ट चालकता। बस 2 बार पढ़ेंगे परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका परिभाषा होगा किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम बोले थे, बस यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहना है। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आपका किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। अब यहाँ पर ऊपर वाला परिभाषा में और नीचे वाला परिभाषा में बस अंतर क्या है, बस एक शब्द बढ़ा है, बस विशिष्ट। उसमें क्या था, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसमें क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर सूत्र लिख लेंगे कि विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे विशिष्ट चालकता बराबर होता है, विशिष्ट जो है चालकता बराबर सूत्र हो जाएगा विशिष्ट चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, विशिष्ट जो है प्रतिरोध बटा में हो जाएगा। और इसी से परिभाषा को बनाया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है, दोनों परिभाषा बहुत ही आसान है और दोनों परिभाषा को आपको याद भी हो गया होगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के जो है व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो, सिग्मा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बनेगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। सिग्मा बराबर क्या होगा, 1/रो। और रो का नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों परिभाषा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए कि कम से कम किस आवृत्ति का फोटॉन धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, कार्यफलन का मान दिया गया है और बताना इसमें कम से कम किस आवृत्ति का फोटॉन धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यहाँ पर जो प्रश्न में जो है कार्यफलन कितना दिया गया है, पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया कार्यफलन का मान दिया गया है। कार्यफलन को W से दिखाते हैं। W बराबर क्या है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब W बराबर हो जाएगा 3.3 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त करेंगे तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से गुणा कर लेंगे। तो यह जो गुणा करने के बाद से जो मान आएगा वह कार्यफलन का मान जो है जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आएगा, तो W बराबर नोट कर लेंगे। गुणा करने पे आएगा 5.2 गुणे 5.2 8 हो जाएगा गुणे 10 के पावर -19 जो है जूल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.28 गुणे 10 के पावर -19 जूल। और आगे इस प्रश्न में कहा गया गणना कीजिए कम से कम किस आवृत्ति को, न्यूनतम आवृत्ति को यहाँ पे गणना करना है। मतलब आवृत्ति को न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। आवृत्ति बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। और यहाँ आवृत्ति की गणना करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा न्यू बराबर क्या है, प्रश्नवाचक, और सूत्र होता है कार्यफलन का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे कम से कम जो आवृत्ति की बात कहा जाता है तो उसको देलही आवृत्ति बोलते हैं। उसको न्यूनतम आवृत्ति को देलही आवृत्ति बोला जाता है। और कार्यफलन का सूत्र होता है W
बराबर होता है एच जो है न्यू जो है नॉट इसको पढ़ा जाता है, इसको कहा जाएगा, एच का नाम है प्लांक नियतांक, इसका नाम देहली आवृत्ति कहा जाएगा। इसमें देहली आवृत्ति का मान की गणना करना है, न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आगे लिख देंगे एच न्यू नॉट बराबर एच हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ डब्लू हो जाएगा, डब्लू, और यहाँ पर जो है न्यू नॉट को रोकेंगे तो डब्लू बटा और नीचे चला जाएगा एच और मान इसमें रख देंगे तो डब्लू का मान जो निकला है, कितना निकला है डब्लू का मान 5.28 गुणे 10 के पावर -19 निकला है। अब बटा एच का मान क्या है, एच का मान प्लांक नियतांक इसको कहते हैं 6.6 गुणे 10 के पावर -34 होता है। अब ये -34 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर न्यू नॉट बराबर 5.28 गुणे 10 के पावर -19 में ये 34 जुट जाएगा और बटा में क्या बनेगा 6.6 हो जाएगा। म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 5.28 गुणे 10 के पावर 34 में से जो है 19 को क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, 15 घात हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 बटा हो जाएगा आपका 6.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको दशमलव बराबर करेंगे, एक स्थान दशमलव करेंगे तो 1 जीरो इसको दे देगा, दशमलव हट जाएगा 52.8 हो जाएगा और 10 के पावर जो 15 घात था अब ये 14 घात हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर बटा 6.6 हो जाएगा। अब दोनों का दशमलव आपस में क्या गया बराबर हो गया, दशमलव हटा देंगे 528 बटा ये हो जाएगा 66 और गुणे जो बनेगा 10 के पावर 14 घात। अब 66 से भाग कर देंगे 528 में तो यह जो है देहली आवृत्ति का मान जो है निकल जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा लगभग 7.9 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर जो है 14 और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा एच जेड, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कम से कम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है और कार्यफलन का मान दिया गया था, कार्यफलन के सहायता से जो है देहली आवृत्ति की गणना किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, प्रतिचुंबकी तथा अनचुंबकी पदार्थ का अर्थ उदाहरण देके समझाइए। यहाँ पर प्रतिचुंबकी का और अनचुंबकी पदार्थ की जो है परिभाषा बताना है और उदाहरण दे करके जो है समझाना है। तो प्रतिचुंबकी पदार्थ किसे कहते हैं, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका, वे पदार्थ होते हैं जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है प्रतिचुंबकी पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ लिख लेंगे, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के सभी समीप ले जाने पर थोड़ा सा क्या हो जाए प्रतिकर्षित हो जाए, थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है कहते हैं। अब एग्जाम्पल उदाहरण बताना है, जैसे इसमें देना है तो यहाँ लिखेंगे जैसे, और जैसे में यहाँ पर क्या क्या जैसे यहाँ पे होगा कि जो प्रतिचुंबकी का उदाहरण क्या होगा। तो प्रतिचुंबकी का जो उदाहरण हो जाएगा, जैसे में जिंक हो जाएगा, जिंक है, एजी है, सिल्वर है, कॉपर है, सीयू है, एजी हो जाएगा, एजी पारा जो कहा जाता है। तो ये नमक हो जाएगा, NaCl है,
तो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे इसमें अनचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अब अगला हेडिंग लिखेंगे अनचुंबकीय पदार्थ। अब अनचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अनचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर वे पदार्थ, यहाँ लिख लेंगे वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरे सिरों के समीप ले जाने पर सिरों की ओर जो है आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर सिरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे, अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर जैसे, अब यहाँ पर है एल्युमिनियम है, Al एल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है Ca, प्लेटिनम है Pt, ये सब क्या है, अनचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप जब ले जाते हैं तो सिरे की ओर क्या करता है, आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रतिचुंबकीय और अनचुंबकीय दोनों परिभाषा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न चित्र में दो प्रत्यावर्ती परिपथों के V एवं I का समय t के साथ ग्राफ दिखाया गया है। कौन सा वक्र धारती, कौन सा वक्र प्रतिरोधी परिपथ का है। इसमें बताना है कि दो वक्र यहाँ पर बना के दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कौन धारती वाला है और कौन जो है प्रतिरोध वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे कि प्रतिरोध वाला में क्या होता है, धारा और विभवांतर का जो कला होता है वह समान होता है, मतलब विभवांतर और धारा कला समान में होता है। और यहाँ देखिए दोनों एक ही बिंदु से निकले हुए हैं ग्राफ में, इसलिए यह प्रतिरोधी परिपथ है। पहला वाला जो बना है यह प्रतिरोधी परिपथ हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि धारती वाला में जो धारा होता है वोल्टेज से जो होता है वह अग्रगामी होता है। अग्रगामी मतलब आगे होता है, धारा आगे है किससे, वोल्टेज से आगे है। तो यह जो बना हुआ है यह धारती के लिए, धारिता के लिए बना है, और ये जो बना है प्रतिरोध के लिए बना है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि पहला जो परिपथ बना हुआ है, पहला परिपथ के लिए लिख देंगे, या पहला परिपथ यह जो है प्रतिरोध के लिए क्या है, लिखेंगे यहाँ पर प्रतिरोधी है। क्या लिखेंगे, प्रतिरोधी परिपथ होगा। प्रतिरोधी परिपथ क्यों होगा, क्योंकि इसमें कला का जो कोण बना है, धारा का और समय, धारा और विभवांतर दोनों जो है एक ही कला पर हैं, इसलिए जो है प्रतिरोधी परिपथ है। और इसमें जो है I आगे है, किससे आगे है, V से
आगे है तो धारा वोल्टेज से अग्रगामी होता है, किसमें होता है तो कहेंगे धारिता में होता है, तो धारिती परिपथ है। क्या लिखेंगे, धारिती जो है परिपथ हो जाएगा। यह धारिता के लिए नियम लागू होता है और यह प्रतिरोध के लिए नियम लागू होता है। इसमें केवल नाम बताना है कि कौन जो है परिपथ धारिता का है और कौन सा परिपथ जो है प्रतिरोध का है। तो पहला वाला प्रतिरोध के लिए हो जाएगा और दूसरा जो है धारिता के लिए हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों ये प्रतिरोध के लिए है, क्योंकि धारा और वोल्टेज एक ही कला में है तो धारिता हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। और यह अग्रगामी है, कौन आगे है, धारा आगे है किससे, वोल्टेज से, तो धारिती जो है परिपथ हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होती है, वायु या जल में। तो यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन है, बस एक नंबर में आपको बताना है कि किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होती है। तो याद रखेंगे वायु में जो होती है लेंस की क्षमता जो होती है वह बहुत अधिक होती हैं। तो इसलिए इसमें जो है वायु और जल में पूछा गया है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर वायु में जो होता है लेंस की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। 3 का क्वेश्चन दिया गया है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में वोल्टेज एवं धारा के बीच जो है ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो कैसे ग्राफ को खींचा जाएगा, एक एक लाइन जो है आप सभी लोग जो है अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर पीएन संधि जो है अग्र अभिनति के स्थिति में जो है वोल्टेज और धारा के बीच में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, पहला बात क्या समझेंगे, ग्राफ खींचने से पहले जो है कुछ नियमों को जो है आपको समझना पड़ेगा कि एक्स अक्ष को क्या माना जाएगा, वाई अक्ष को क्या माना जाएगा और नी वोल्टेज क्या होते हैं। तो ग्राफ खींचने से पहले 2-3 बातों को जो है यहाँ पर समझना होगा। पहला बात को आपको समझना है, पहला बात जो इसमें होगा कि जो एक्स अक्ष होता है उस एक्स अक्ष को क्या माना जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स जो अक्ष होता है, एक्स अक्ष जो होगा, एक्स अक्ष पर जो है अग्र वोल्टेज मानते हैं, या एक्स अक्ष पर क्या माना जाता है, अग्र जो है वोल्टेज को दर्शाया जाता है। तो अग्र लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो है अग्र वोल्टेज होगा। और वाई अक्ष पर क्या दिखाया जाएगा, तो लिखेंगे और जो हो जाएगा वाई जो अक्ष होता है वह इस पे क्या दर्शाया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर तो अग्र वोल्टेज हो गया, वाई अक्ष पर जो होता है अग्र धारा प्रदर्शित किया जाता है। अग्र धारा, वो भी धारा किस में प्रदर्शित किया जाएगा, मिली एम्पियर में। याद रखेंगे किसमें, मिली एम्पियर में जो है अंकित किया जाता है, मिली एम्पियर में अंकित करते हैं। यहाँ पर पहला बात जो है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पहला जो बात यह हो गया कि जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक्स अक्ष को जो है अग्र वोल्टेज प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष को जो है अग्र धारा को प्रदर्शित करेंगे, वो भी मिली एम्पियर में प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा बात यह समझेंगे, दूसरा वाला जो बात है उसको आपको समझना है कि जो शुरुआत में वोल्टेज जब बढ़ाएंगे, शुरू में जब वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे उस समय धारा का मान क्या होता है, उस समय धारा का मान जो है नगण्य होता है। धारा का मान क्या होता है, नगण्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे शुरुआत में, क्या बात लिखेंगे, दूसरी बात को लिखेंगे अब यहाँ पर कि शुरुआत में अगर ग्राफ में हम लोग दर्शाएंगे तो शुरुआत में जो होता है, शुरुआत में जो है वोल्टेज बढ़ाने पर क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान जो होता है, धारा नगण्य होता है। मतलब शुरुआत में जो है धारा क्या होता है, नगण्य हो जाएगा, नगण्य होता है, नगण्य होता है। कब रहेगा, शुरुआत में, जब यहाँ पर शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, शुरुआत में वोल्टेज, यहाँ लिख लेंगे वोल्टेज बढ़ाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वोल्टेज जो है बढ़ाने पर, शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होता है, नगण्य होता है। 2 बात को समझ लीजिए। तीसरा बात को समझेंगे, तीसरा महत्वपूर्ण बात है। तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो नी वोल्टेज होता है जहां से हम लोग शुरुआत किया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर नी वोल्टेज, यहाँ लिखेंगे नी वोल्टेज। अब नी वोल्टेज क्या है, अभी ग्राफ में दर्शाएंगे। नी वोल्टेज के बाद क्या लिखेंगे, नी वोल्टेज के जो बाद जो है, नी वोल्टेज के बाद धारा का मान तेजी से बढ़ता है। किसका मान, धारा का मान जो है तेजी से बढ़ता है। धारा का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। अब ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है, ग्राफ खींचने से पहले ये 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला बात क्या है कि एक्स अक्ष को अग्र वोल्टेज दर्शाएंगे और वाई अक्ष को जो है अग्र धारा, वो भी मिली एम्पियर में अंकित करेंगे। और शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होता है, नगण्य होता है। और तीसरा बात को समझेंगे, नी वोल्टेज के बाद धारा का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। अब यहाँ ग्राफ खींच करके समझाएंगे आपको। सबसे पहले इस ग्राफ को कहा जाता है
वाई अक्ष कहा जाएगा, और इधर से जो खींचा जाएगा उसको कहा जाएगा यक्स अक्ष है। और यहाँ पर जो रहता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पर बिंदु को रखेंगे, एक बिंदु हो जाएगा, दो बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर तीन बिंदु हो जाएगा, चार बिंदु, पांच बिंदु, यहाँ पर जो है छह बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, छह बिंदु, ऐसे बिंदु को जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ पर मान जो होता है 0.1 होता है, यहाँ हो जाएगा 0.2 होता है, यहाँ पर होगा 0.3 होगा, यहाँ पे होगा 0.4 होगा, यहाँ पे होगा 0.5 हो जाएगा, अगला बनेगा 0.6, 0.7, ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पांच रहेगा और छह रहेगा। और यहाँ पे जो लिखेंगे इसको धारा दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे? धारा, आई से। और आई किस में रहेगा? आई जो लिखेंगे मिली एम्पियर में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे धारा किस में दिखाएंगे? मिली एम्पियर में। और यहाँ से इसको कहा जाएगा वोल्टेज कहा जाता है। किसको क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। तो अब यहाँ ग्राफ जब खींचेंगे तो इसमें पहली बात क्या बताया गया है? यक्स अक्ष को क्या बताया गया है? यक्स अक्ष को क्या बताया? इसको यक्स अक्ष कहा जाएगा और इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहा जाएगा। तो यक्स अक्ष वोल्टेज प्रदर्शित किया है और वाई अक्ष जो है धारा प्रदर्शित किया है, वो भी किस में प्रदर्शित किया है? मिली एम्पियर में। अब ये बात कहा गया है शुरुआत में, शुरुआत का मतलब यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु में अगर यहाँ धारा की बात करें, मूल बिंदु से धारा का मान अगर बढ़ाएंगे तो मूल बिंदु पे धारा क्या होता है? नगण्य होता है। नगण्य का मतलब यहाँ पर धारा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से धारा को ऐसे बनाएंगे, ऐसे जो है बनाएंगे, ग्राफ को जब बनाएंगे तो यहाँ से जो मूल बिंदु से उठाएंगे, ऐसे मूल बिंदु से ऐसे धारा को मूल बिंदु से उठाते जाएंगे, ऐसे आएंगे और यहाँ तीन से ध्यान जानकारी रखेंगे, यहाँ तीन से जो है धारा ऐसे ऊपर की तरह जो है, ऐसे ऊपर की तरफ जो जाएगा अग्रवृद्धि है। किस तत्व के लिए बना है? तो देखिए 0.3 से जो है अगर धारा का मान बढ़ने लगता है तो जहां से धारा का मान बढ़ेगा यही से कहा जाता है नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज यहां से हो जाएगा। और ये किस तत्व के लिए बनाया गया है? तो ये जर्मेनियम के लिए बनाया गया। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और ये धारा का मान ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यह जो बना हुआ है पीएन संधि अग्र अभिनेत्री वोल्टेज जो धारा का ग्राफ है, लेकिन इस किस तत्व के लिए है? तो ये कहेंगे जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम का जो है नी वोल्टेज कितना होता है? तो जर्मेनियम का नी वोल्टेज 0.3 होता है। लेकिन अगर यही सिलिकॉन बनाना होता है, सिलिकॉन तत्व के लिए बनाएंगे तो ये 7 से ऐसे ऊपर ग्राफ बनाएंगे, या 3 से ऊपर करना रहेगा और यहाँ पर 7 के बाद ऐसे ग्राफ को ऊपर करेंगे। किसके लिए बात कर रहे हैं? सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है और जो है जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। ये बातों को जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न जो है पेपर में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलिकॉन डायोड के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिलिकॉन के लिए अगर लिखेंगे तो सिलिकॉन के लिए अगर लिखते हैं तो याद रखेंगे सिलिकॉन का जो है नी वोल्टेज कितना होता है। सिलिकॉन अगर डायोड के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ लिखेंगे सिलिकॉन डायोड, दोनों के लिए नोट करेंगे। सिलिकॉन डायोड के लिए तो लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे? इसके लिए मतलब सिलिकॉन के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए जो नी वोल्टेज होता है, मतलब जहां से शुरुआत होगा वोल्टेज का मान बढ़ना चालू होगा तो धारा का मान बढ़ने लगेगा। यहां तक धारा का मान नगण्य होता है, मतलब बहुत कम है। यहां से धारा का मान ऊपर जब उठने लगेगा तो समझिए धारा का मान बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए नी वोल्टेज का मान क्या होता है? नी वोल्टेज का मान कितना होता है? तो याद रखेंगे सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज का मान होता है वह 0.7 होता है। क्या होता है? 0.7 जो है वोल्ट होता है। यह कम जो है छोटे छोटे प्रश्न जो है पेपर में पूछ दिया जाता है कि सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितना होता है, तो 0.7 होता है। अगर हम लोग जर्मेनियम की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? जर्मेनियम डायोड की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जर्मेनियम डायोड के लिए। तो जर्मेनियम के लिए क्या बनेगा? यहाँ पर जर्मेनियम डायोड के लिए अगर ग्राफ खींचते हैं, ये ऊपर जो ग्राफ खींचा गया है ये जर्मेनियम के लिए खींचा गया है, क्योंकि जर्मेनियम का जो हमारा जो होता है नी वोल्टेज होता है वो 0.3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए, यहाँ लिखेंगे इसके लिए जो होता है नी वोल्टेज का मान क्या होता है? नी वोल्टेज का जो मान होता है, नी वोल्टेज का मान जो है, नी वोल्टेज का मान जो है कितना होता है? तो कहेंगे इसमें नी वोल्टेज का मान जो होता है 0.3 होता है। क्या होता है? 0.3 वोल्ट होता है। ये बातों को आपको समझना है। दो बात को अगर हम लोग ग्राफ जो है पेपर में कह दिया जाए कि सिलिकॉन के लिए खींचिए, तो सिलिकॉन के लिए जब खींचेंगे ना तो 7 तक ये आगे बढ़ा करके 7 से ऊपर ग्राफ को करेंगे। 7 से 6 के बाद 7 आएगा, 7 से ग्राफ। लेकिन जब जर्मेनियम के लिए बनाने के लिए, जर्मेनियम के लिए कहेंगे तो 0.3 से ही ऐसे ग्राफ ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनेत्री स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ दो बातों को ध्यान देना है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वोल्टेज और वाई अक्ष पर धारा, और धारा को इसमें मिली एम्पियर पे ज्ञात करेंगे। और ये सिलिकॉन के लिए 0.7 से और जर्मेनियम के लिए 0.3 से ग्राफ को ऊपर की तरफ
तरफ बढ़ाएंगे। यहीं पर जो है यहाँ से बढ़ना जहाँ चालू होता है उसी को कहा जाता है नी वोल्टेज। क्या बोला जाता है? नी वोल्टेज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अब सीखेंगे जो है अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है ट्रांसफार्मर के कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा इसमें ऊर्जा क्षयों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का यह क्वेश्चन दिया गया है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसमें ऊर्जा जो क्षयों का जो है ऊर्जा हानियां को जो है उल्लेख कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को पहले समझेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ लिखेंगे ट्रांस जो फार्मर हैं वह किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब अन्योन्य प्रेरण का क्या होता है? तो अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होता है और एक द्वितीय कुंडली होता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो कहेंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पहला जो है इसमें आंसर हो गया। इसमें 2 प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। अब इसमें पूछा गया इसमें ऊर्जा क्षयों का उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर में लिखेंगे, अगला हेडिंग बनेगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो है ऊर्जा क्षयों के बारे में आपको पूछा गया है। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर में होने वाली जो है ऊर्जा जो है क्षय कैसे होता है, हानियां कैसे होता है, अब इसके बारे में जो है आपको बताना है। इसमें 2 प्रश्न था। तो पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसमें ऊर्जा क्षय कैसे होता है? जब देखिए प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित होने से जो तांबे के तार होते हैं, तांबे के तारों में वैद्युत ऊर्जा को जब ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। तो पहला बात को यहाँ पे लिख लेंगे, पहला इसमें हानि क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे पहला हानि होगा कि जब प्राथमिक कुंडली, कौन सा कुंडली की बात करेंगे? प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली और कौन कुंडली है? द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। एक एक लाइन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में जो है धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। धारा जो है प्रवाहित होने से, तारों के प्रवाहित होने से तांबे, जो तांबे का तार होते हैं, तो लिखेंगे तांबे के तारों में जो है वैद्युत ऊर्जा, तांबे के तारों में जो है वैद्युत ऊर्जा मतलब वैद्युत ऊर्जा करंट रहता है। और जब उस तारों की जो ऊष्मीय ऊर्जा मतलब गर्म होने लगता है तो वैद्युत ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा में, किस ऊर्जा में? ऊष्मीय मतलब क्या होता है? गर्म होने लगता है। ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है हानि होती हैं। पहला जो बात को समझेंगे, एक बार और समझेंगे, जहां दिक्कत है वहां पर आप सभी लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। पहला बात क्या बताया गया कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, जब ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली होता है, एक द्वितीय कुंडली होता है। और जब द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने से जो तांबे होते हैं, तांबे का तार उसमें लपेटा जाता है, तो तांबे के तारों में कौन सा ऊर्जा पहले जाता है? वैद्युत ऊर्जा जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा जब उसके अंदर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होकर के किसमें परिवर्तित? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है? हानि होती है। तो वैद्युत ऊर्जा किसमें चला जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है हानि पहुंचाती है। तो पहला जो है आपको ऊर्जा क्षय के बारे में समझ गए होंगे। अब दूसरा ऊर्जा क्षय के बारे में समझेंगे कि दूसरा ऊर्जा क्षय क्या है। अब दूसरा ऊर्जा क्षय के बारे में लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में, कौन सा कुंडली की बात कर रहे हैं? प्राथमिक कुंडली में लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है? आप लोग पढ़े होंगे चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता है। लिखेंगे आपका प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो है द्वितीय कुंडली में, यहाँ लिखेंगे द्वितीय कुंडली में
द्वितीयक कुंडली में नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता, इसे जो है फ्लक्स हानि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स जो है हानि कहते हैं, फ्लक्स हानि कहते हैं। ये दो बात जो है ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। पहला बात समझ लेंगे और दूसरा बात को भी समझ लेते हैं। जब प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगा तो तांबे के तारों में कौन सा ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि पहुंचा देता है। और दूसरा जो ऊर्जा क्षय कैसे होता है, प्राथमिक कुंडली में जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होता है वह द्वितीय कुंडली में नहीं पहुंच पाता है, जिससे फ्लक्स में क्या हो जाती है, हानि होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लक्स हानि भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत में करता है और उसका ऊर्जा क्षयों का उल्लेख करना था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को जो है परिभाषा बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो द्रव्यमान क्षति का उत्तर जो है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट हो गया होगा, द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति का परिभाषा क्या है, बहुत ही क्या है, आसान है। नाभिक में जो उपस्थित होता है, क्या क्या उपस्थित होता है नाभिक के भीतर, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान का योग कर लीजिए और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का अंतर कर लेंगे, वह बन जाएगा द्रव्यमान क्षति। तो यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला काम लिखेंगे कि नाभिक में उपस्थित, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में जो है उपस्थित, क्या करेगा नाभिक में उपस्थित, तो कहेंगे नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों, क्या लिखेंगे आपका, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों क्या लिखेंगे, प्रोटॉनों के द्रव्यमान, प्रोटॉनों के जो है द्रव्यमान, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या क्या करेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान। और द्रव्यमान होने के बाद से लिखेंगे द्रव्यमानों के जो योग एवं जो है नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक के क्या लिखेंगे, वास्तविक जो है द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बस 2 बार पढ़ दीजिए, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, नाभिक में जो उपस्थित है, नाभिक में उपस्थित क्या है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान का योग कर दीजिए, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगर द्रव्यमान क्षति का सूत्र लिखना है तो यहाँ पे सूत्र कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होगा, लिखेंगे द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा, बराबर प्रोटॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कोष्टक बंद करके का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, का द्रव्यमान। और उसमें से किसको घटा देंगे, माइनस हो जाएगा वास्तविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वास्तविक जो है द्रव्यमान, वास्तविक जो है द्रव्यमान को क्या करेंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद से जो मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द्रव्यमान क्षति का सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। तो द्रव्यमान क्षति की परिभाषा जो है इस सूत्र में ही छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब अगला हेडिंग बनेगा बंधन ऊर्जा, क्या बनेगा यहाँ पर, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या है, बहुत
बहुत ही आसान उत्तर है बंधन ऊर्जा का भी। और बंधन ऊर्जा का परिभाषा क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है, बाहर निकलता है जो ऊर्जा, उसी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो बंधन ऊर्जा का परिभाषा का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर प्रोटॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या लिखेंगे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, नाभिक के बनने में जो ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती हैं, जो ऊर्जा क्या होती हैं? निर्मुक्त होती हैं, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको बंधन ऊर्जा का परिभाषा याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, द्रव्यमान क्षति को डेलियम से दिखाते हैं और इसे लिखेंगे, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? बी से प्रदर्शित करते हैं, से लिखेंगे यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और बंधन ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? प्रदर्शित करते हैं, यहाँ नोट कर लेंगे। और बंधन ऊर्जा का सूत्र याद रखेंगे जिस पर हम लोग सवाल न्यूमेरिकल लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना? तो बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यहाँ लिख लेंगे, बंधन ऊर्जा बराबर होता है बी बराबर डेल एम, क्या होता है? डेल एम गुणे 931 होता है। और इसका प्रयोग जो होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। इसका ऊर्जा जो निकाला जाता है किस में निकलता है? MeV में निकलेगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है ऊर्जा का मान निकला जाता है। तो यहाँ बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है बी बराबर डेल एम, और डेल एम का नाम क्या है? द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति का मान जब निकल जाएगा तभी जो है बंधन ऊर्जा का मान निकलता है। तो उम्मीद करते हैं ये द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा का परिभाषा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस परिभाषा को 2 बार आप लोग पढ़ लें तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर प्लस जो है 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को 0 स्थिति से 180 अंश तक घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। और ये 2 नंबर का जो है न्यूमेरिकल दिया गया है। तो कैसे यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। और जहाँ भी आपको दिक्कत होगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 10 माइक्रोकुलाम और माइनस 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, और उनके बीच की दूरी जो दिया गया है 2 सेमी दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। कैसे पता चला कि वैद्युत द्विध्रुव है? क्योंकि जब भी प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों समान दिया रहता है तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो यहाँ पर एक कोई आवेश को आपको लेना है, या एक धन आवेश को लीजिए या कोई ऋण आवेश को, लेकिन सदैव इसमें कौन सा आवेश को लिया जाता है? धन आवेश को ही लिया जाता है। तो Q बराबर कितना दिया गया है? 10 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो को अगर हटा दें तो Q बराबर क्या बनेगा? 10 हो जाएगा। माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 घात होता है, और यहाँ C का मतलब होता है कुलाम। तो यहाँ 10 के पावर माइनस 6 कहाँ से आया? माइक्रो को जब हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 6 घात हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 2L का नाम क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दिखाते हैं, और 2L बराबर कितना सेमी दिया गया है? 2 सेमी दिया गया है। यहाँ लिखेंगे 2 सेमी है। अब सेमी को किस में बदल देंगे? मीटर में बदल देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर? 2L बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे, वह सेमी से किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2 मान को नोट किए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आवेश 10 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 घात हुआ। 2L का नाम है दोनों आवेश, यहाँ 2 आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दिखाते हैं। 2 सेमी था, उसको मीटर में बदल दिया है। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का जो क्षेत्र दिया है 1 गुणे 10 के पावर 5 है, इसको E से प्रदर्शित करते हैं। और E बराबर प्रश्न में कितना दिया गया है? 1 गुणे 10 के पावर जो है 5 जो है वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। वोल्ट प्रति मीटर जो है यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया? 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति
मीटर है। यहाँ पर दो कोण बना है, एक 0 अंश का कोण बना है, एक 180 अंश का कोण बना है। तो पहला θ1 कितना बना है, 0 अंश बना है, और θ2 जो बना है वहां पर 180 अंश का कोण बना हुआ है, दो कोण बना है। तो इसको क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको P का मान निकालना पड़ेगा। P का नाम क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है Q गुणे जो होता है 2L होता है। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसमें किसकी गणना करना है, ऊर्जा का। U बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऊर्जा की गणना करना है। ऊर्जा की गणना करने से पहले P का मान निकालना जरूरी रहता है, क्योंकि P का मान जब तक निकलेगा नहीं तब तक U का मान निकलेगा नहीं। इसलिए पहले P का मान निकालेंगे। तो P बराबर क्या बनेगा, Q का मान कितना है, तो Q का मान 10 गुणे 10 की पावर क्या है -6 दिया गया है, और गुणे 2L का मान कितना है, 2 गुणे क्या लिखेंगे आपका 2 गुणे 10 के पावर -2 दिया गया है। अब इसको जब हल कर लेंगे, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो P का मान जो है निकल जाएगा। क्या आएगा, P बराबर आ जाएगा 10 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 गुणे जो है 10 की पावर क्या होगा, -6 -2 मिलकर के -8 हो जाएगा, 10 के पावर -8 हो जाएगा। अगर इसमें से एक जीरो और भी कम कर दें तो P बराबर क्या बनेगा, 2 गुणे जो हो जाएगा 10 की पावर जो है -7 हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर -7। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मात्रक लिखेंगे कूलाम, और इसका मात्रक मीटर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या बनेगा, कूलाम, और ये बन जाएगा मीटर, कूलाम मीटर हो गया। किसका मान निकाल लिए, P का मान निकाल लिए, कूलाम मीटर आ गया। अब इसमें जो है ऊर्जा U का सूत्र लिखेंगे। अब U का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ सूत्र को समझेंगे। U बराबर सूत्र क्या है, ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर PE कोष्टक में जो होता है cos θ1 होता है, cos θ1 माइनस cos जो है θ2 होता है। यह किसका सूत्र है, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, U बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब मान को भरेंगे, U बराबर P का मान कितना निकला है, तो 2 गुणे 10 के पावर -7 निकला। ये किसका मान है, P का। तो देखिए P का मान यहाँ जरूरत पड़ गया, 2 गुणे 10 के पावर -7। और E का मान प्रश्न में दिया गया है, देख लेंगे एक बार E का मान क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए E का मान क्या आया है, 1 गुणे 10 के पावर 5 घात है, प्रश्न में दिया गया। θ1 0 दिया है, θ2 180 दिया है। अब इसमें मान को जब रखेंगे तो P का मान तो यहाँ नोट हो गया। अब E का मान क्या है, 1 गुणे 10 के पावर क्या था, 5 था। कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर cos हो जाएगा, θ1 का मान 0 हो जाएगा, माइनस cos θ2 का मान जो है 180 अंश हो जाएगा। अब ये θ1 हो गया, θ2। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो U बराबर क्या बनेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, गुणे 10 के पावर 5 घात में से 7 घात घटा दीजिए, -2 घात हो जाएगा। और cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और cos 180 अंश का मान -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। cos 180 अंश का मान अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, U बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -2 हो गया, और यहाँ पर कोष्टक में 1 और +1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो U बराबर क्या बनेगा, 2 गुणे 10 के पावर -2 हो गया, और एक एक जोड़ेंगे तो यह बनेगा 2 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। U बराबर क्या बना, 4 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, 4 गुणे 10 के पावर -2। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ऊर्जा की गणना करना था और ऊर्जा का मान जो है निकल गया। एक एक लाइन जो है आपको समझाया गया है, जहां भी आपको दिक्कत होगा आप सभी लोग जो है कमेंट एक बार जो है कीजिएगा। तो आज का यह जो है वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 3 का जो है सभी प्रश्नों को जो है हल कर दिया गया। इसमें प्रश्न नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। अब सीखेंगे जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न को जो है समझाया जाएगा। पहला जो इसमें क्वेश्चन देखेंगे 4 का क में क्या क्वेश्चन दिया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिखाइए। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का यह क्वेश्चन है। 3 नंबर में यह प्रश्न को पूछा गया है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, इनका संचरण आरेख को बनाना है। तो एक एक लाइन को जो है समझेंगे आप। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। देखिए, वे तरंगे जिनको चलने के लिए, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसी को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे का में जो है एग्जाम्पल कौन कौन तरंगे होते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होते हैं वो गामा
गामा किरण होते हैं, एक्स किरणें होते हैं, पाराबैंगनी किरण होते हैं, अवरक्त किरणें होते हैं, सूक्ष्म माइक्रो तरंगे होते हैं, रेडियो तरंगे होते हैं। ये सब किसमें आते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। और वे तरंगे जो होते हैं जिनको चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, उसी को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इनके चलने की जो दिशा को खींचना है, आरे खींचना है, तो कैसे आरे खींचा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर तीन तीन अक्ष को माना जाता है। एक अक्ष को जो है एक्स अक्ष मानते हैं, दूसरा वाला को वाई अक्ष मानते हैं और तीसरा वाला को जेड अक्ष मानते हैं। इसमें तीन अक्ष होते हैं। एक्स अक्ष क्या बताता है? तरंग के चलने की दिशा, संचरण की दिशा होता है, ठीक ना। चलने की दिशा को किस अक्ष पर दिखाया जाता है? एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो ऊपर रहेगा यह वैद्युत क्षेत्र है। ऊपर वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और नीचे वाला जो जेड अक्ष होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब चलते हैं तो एक दूसरे के जो है लंबवत चलते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत इसमें जो है कंपन करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आरे खींचना है, तो आपको यहाँ पर तीन अक्ष को मान लीजिएगा। पहला एक्स अक्ष मानिएगा, दूसरा को वाई अक्ष मानिएगा, तीसरा को जेड अक्ष। और एक्स अक्ष पर तरंग के चलने की दिशा दर्शाइएगा, वाई अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाइएगा और जेड अक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करिएगा। और इसके चलने की जो दिशा होता है वह एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है। तो उम्मीद करते हैं यह तीन प्रश्न इसमें जो थे समझ में आ गया होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं और उनके आरेख कैसा होता है और चुंबकीय क्षेत्र कौन है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का अवयव हो गया, यह वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और यह तरंग के चलने की दिशा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।